जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ते सुभाष चंद्र की राजस्थान जीके की बुक और सुभाष चंद्र की राजस्थान जीके की इस बुक में आज हम रिवीजन करने वाले हैं। चूंकि हमने हमेशा से डिसाइड कर रखा है कि संडे को रिवाइज करेंगे और लास्ट के मंथ के 2 दिनों में भी हम रिवीजन करेंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, जैसा कि जनरली शुरू करते हैं मोटिवेशनल कोट या फिर 4 के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोट संत रविदास की एक पंक्ति है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ऐसे ध्यान आ गया तो सुझाव साझा करूँ। पवित्रता आपके मन में होनी चाहिए ना, बाहर नहीं। लेकिन हम इंसान इतने ज्यादा गुणवान नहीं है कि हम सिर्फ इस तरीके की बातों पर इस तरीके की बातों पर अच्छे से अमल कर पाए, यानी बाहर कुछ भी और अंदर से बहुत ज्यादा पवित्र रह पाए। इस वजह से हमको बाहरी चीजों की जरूरत पड़ती है। मंदिर जाते हैं तब हमको पवित्र फील होता है, क्योंकि मंदिर में हमारे अलावा जितने भी लोग आते हैं ना, जितने भी लोग मंदिर में आते हैं उन सबसे पॉजिटिविटी वहां मौजूद होती है। ठीक है, तो जैसे हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल की फीलिंग आती है, किचन में जाते ही भूख सा फील होता है। तो इन छोटी छोटी चीजों को अपनी पढ़ाई में इस्तेमाल करना है। आपको कोई कमरा फिक्स करिए, कोई जगह फिक्स करिए, किताब फिक्स करिए, है ना। तो आपको वहां जाते ही बस ये मन होगा कि पढ़ाई करें। ठीक है, तो जहां से भी हो, जैसे भी हो, बस सीखना है हमको, तो है ना। किसी भी कोटेशन से कुछ भी सीख सकते हैं, किसी भी कोटेशन से कुछ भी सीख सकते हैं। बस नजरिया वो चाहिए कि आपको क्या लेना है इससे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम रिविजन करने वाले हैं। तो आज के सेशन में हम क्या क्या रिवाइज करेंगे, तो वो सब रिवाइज करेंगे जो हमने इस सप्ताह पढ़ा है। इस सप्ताह हमने पेज नंबर 35 से पढ़ा है, पेज नंबर 35 से 45 तक पढ़ा है, यानी 10 पेज पढ़े हैं। तो इन 10 पेज में हमने तकरीबन 4 स्लोट पढ़ लिए, है ना। तो इन 4 स्लोट को रिवाइज करेंगे। 20 मिनट के तकरीबन अपन एक स्लोट लेते हैं। तो जितना भी हमने पढ़ा सबको रिवाइज करेंगे। 3 स्लोट में रिवाइज करेंगे, यानी 20 मिनट, 20 मिनट और 20 मिनट, है ना। 3 सेगमेंट में रिवाइज करेंगे। शुरुआती 20 मिनट में कुछ करेंगे और सेकंड 20 मिनट और थर्ड 20 मिनट, ऐसे करके अपन रिवाइज करेंगे। तो आज हम इस वाले स्लोट में आज क्या रिवाइज करेंगे। आज हमें ना राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों को पढ़ेंगे, यानी भौतिक प्रदेश, बरखान क्या बालू स्तूपों को, है ना। बरखान तो उसका एक प्रकार वगैरह है, तो बालू स्तूपों को पढ़ेंगे अपन। मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा अरावली के बारे में भी पढ़ेंगे, पूरे मैदान के बारे में भी पढ़ेंगे, और होगा तो थोड़ा हड़ौती के बारे में भी पढ़ेंगे शायद। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अपन लेंगे। जानते हैं आप राजस्थान को भौगोलिक प्रदेशों की दृष्टि से 4 क्षेत्रों में बांटा जाता है। मरुस्थल है, फिर अरावली है, पूर्वी मैदान है, हड़ौती का पठार है ना। मरुस्थल को बेसिकली 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो शुष्क मरुस्थल है, एक अर्धशुष्क मरुस्थल है। ठीक है, शुष्क मरुस्थल में बालुकास्तूप युक्त और बालुकास्तूप मुक्त 2 प्रदेश आते हैं, और अर्धशुष्क मरुस्थल में 4 हिस्से, गगन का मैदान है, शेखावती है, और एक लूनी बेसिन भी है, एक बनास तो नहीं है, नागोरुचु भूमि है ना। इन सबको पढ़ने वाले हैं। शुष्क प्रदेश में मरुस्थल प्रदेश में शुष्क और अर्धशुष्क 2 हिस्से। शुष्क के भी 2 हिस्से हैं, बालुकास्तूप युक्त, बालुकास्तूप मुक्त, बता चुकी मैं आपको। इसके बाद अपन अरावली पे आ जाएंगे। मरुस्थल के बाद अरावली पढ़ेंगे। अरावली के 3 हिस्से हैं, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। अरावली के बाद हम पूर्वी मैदान को पढ़ेंगे। पूर्वी मैदान के 3 से 4 सेगमेंट है। पूर्वी मैदान अलग अलग नदियों के बेसिन से बना, नदियों के जमाव से बना है। तो चंबल नदी बेसिन को पढ़ेंगे अपन, बनास नदी बेसिन को पढ़ेंगे, माही नदी बेसिन को पढ़ेंगे, है ना। इस तरीके से पढ़ेंगे। इसके बाद हम थोड़ा बहुत हड़ौती को भी पढ़ेंगे। हड़ौती के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे। इसके बाद हड़ौती के 2 हिस्से हैं, एक तो दक्कन है और एक विंध्य भूमि। ठीक है, तो चूंकि हम घंटा भर लेंगे, आराम से पढ़ेंगे, तो आज कुछ नोट भी करेंगे, है ना। नोट डाउन भी करते चलेंगे ताकि चीजें और अच्छे से क्लियर हो। एमसीक्यू क्वेश्चन तो आज नहीं करेंगे, सेशन के बाद एंड में अपन एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं। आज नहीं करेंगे, रिविजन का सेशन है इसलिए। ठीक है, तो आज हम शुरुआत में मरुस्थल से रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हमने कहाँ से शुरुआत करी थी, शायद मरुस्थल से ही करी थी। मरुस्थल में भी हमें ना ये देखते हैं कि देखो फर्स्ट पेज में ध्यान आ रहा है कि हमने बीच में नक्शा पढ़ा था। देखो हम चित्रों के थ्रू याद करते थे। बीच में नक्शा पढ़ा था, ऊपर 2-3 फैक्टर थे, नीचे 2-3 फैक्टर थे, है ना। ये 2-3 बातें मरुस्थल से जुड़ी हुई थी कि मरुस्थल में सबसे पहले राजस्थान भौतिक प्रदेशों का क्लासिफिकेशन था कि मरुस्थल आता है, फिर अरावली आती, फिर पूर्वी मैदान आता है, फिर हड़ौती आती है। ये एक सारणी यहाँ थी, ये चारों हिस्से थे सारणी के। अब ये किन किन से बने हैं, कब बने हैं, और इनकी जलवायु कैसी है, ये सारे पॉइंट्स हैं। उसके बाद बीच में नक्शा है, और नक्शे के नीचे लास्ट में बता रखा है कि ये जो पूर्वी प्रदेश है, राजस्थान के भौतिक प्रदेश है, इनको कितने कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, और बीच में राजस्थान का नक्शा बना होता है। ये पेज नंबर फर्स्ट है, पेज नंबर 35 है। ठीक है, ये अपना पेज नंबर 35 है शायद। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, प्लीस्टोसिन, थोड़ा सा है ना हम अंडरस्टूड लेवल पर रखेंगे, बहुत ज्यादा क्लियर कट नहीं बताएंगे, क्योंकि रिविजन का सेशन है, तो थोड़ा सा जंप करते हुए चलेंगे। जो आपको समझना होगा, ये विस्तार वाले सेशन नहीं है। ठीक है, विस्तार वाला सेशन नहीं। तो हम देखते हैं कि किस किस से बने हैं, कब बने हैं, कैसे जलवायु है। तो जलवायु शुष्क है, उपाद्र, आर्द्र है ना। और कब बने हैं तो प्लीस्टोसिन गोंडवाना, और किससे बने हैं तो ये युग वगैरह है। और ये किसके अवशेष है, तो ये है ना जलवायु है, कब बने, कब अस्तित्व में आए, और
कब तो समय काल हो गया, और एक और कोई पॉइंट था थोड़ा सा मिस हो रहा है। इसके अलावा नीचे मरुस्थल के 2 हिस्से में आपको सब कुछ बता चुकी हूँ, वही सब कुछ है दोबारा दोहरा रखा है। मरुस्थल के 2 हिस्से, शुष्क मरुस्थल के 2, अर्धशुष्क मरुस्थल के 2, और इसके बाद शुष्क मरुस्थल को अपन बालकोस्तूप युक्त तो बालकोस्तूप रहित में बांट देते हैं। फिर अपन अर्धशुष्क मरुस्थल को 4 हिस्सों में बांटते हैं, घग्गरे, शेखावटी, नागौर, चोलने, लुनी। फिर अरावली के 3 हिस्से करते हैं, ठीक है। अरावली में अपने दक्षिण अरावली, मध्य अरावली, उत्तर अरावली, इनको भी डिवाइड करते हैं। दक्षिण अरावली के 2 हिस्से, घोराड का पठार अब ऊपर हो गया। मध्य अरावली में ज्यादा कुछ नहीं है, और उत्तर अरावली के भी कुछ 2 हिस्से हैं शायद, अलवर, जयपुर। और उत्तर अरावली में कोई मेवाड़ का इलाका है शायद, तक मेवाड़ का इलाका है ना। और इसके अलावा फिर अपन हर 3 बटा के 2 हिस्से करते हैं, विंध्य और दक्कन, है ना। और पूर्वी मैदान में यही अपने चंबल, मनास, बाणगंगा और माहिम का मैदान, है ना, ये सब। बीच में अपन राजस्थान का नक्शा पढ़ते हैं, जिसमें इन भौतिक प्रदेशों को नक्शे के थ्रू बता रखा होता है कि इतना परसेंट यानी 61% मरुस्थल है अपने यहाँ, 9% अरावली है, 9%, 2-3% पूर्वी मैदान है, और हाड़ों शायद 11%, ठीक है। ये सारा अपन शुरुआती पेज में पढ़ते हैं। इसके बाद क्या पढ़ते हैं, तो नेक्स्ट पेज में ना ये देखते हैं कि हमारा जो मरुस्थल है ना, वो अफ्रीका मरुस्थल का ही विस्तार है। अफ्रीका मरुस्थल का जो मतलब अफ्रीका में जो मरुस्थल है वो सबसे पहले उड़ता रेत उड़ती फिलिपिस्तीन, अरब कंट्री, पाकिस्तान, भारत, है ना। 17 सबसे बड़ा मरुस्थल है। विश्व 9वां है, गर्म मरुस्थल में 9वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। उसके बाद हमारा जो मरुस्थल है ये 33 सागर का अवशेष है। पहले 33 सागर हुआ करता था यहाँ। ये हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ खाने वाली चीजें मिलती है, कोयला, पेट्रोल मिलता है। और इसके अलावा कुरनूल में सबसे छिछले तेल के भंडार मिले हैं, ठीक है। ये कुछ एक और कोई नाम था, कुनारा समथिंग नाम से कुछ गांव का नाम है, मतलब ये कुरनाल, शायद कुरनाल था, और नोनेरा शायद यहाँ तक मरुस्थल का विस्तार हो गया, ऐसा कुछ था, नोनेरा गांव का जिक्र किया था। तो ये अपना सेकंड पेज है। इसके अलावा मरुस्थल के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे मरुस्थल का विस्तार लगातार बढ़ रहा है, मरुस्थल का मार्च जिसे अपन कहते हैं, और बहुत सारे बालू का स्तूप वगैरह बन रहे हैं, है ना। और वनों से देखो यहाँ फिर कुछ आंकड़े गिनते हैं, 44%, 10%, 1% और 6%। 44% जल से होता है, वायु से होता है, और 11% जल से होता है, और वनों के कटाव से 6% और 1% के आसपास मानवीय कार्य होता है। ये अपना पेज नंबर 2 था। पेज नंबर 2 में कैसे ध्यान रखोगे, यहाँ तो फर्स्ट पेज में तो ऊपर कुछ फैक्टर, नीचे कुछ फैक्टर, बीच में राजस्थान का नक्शा है। सेकंड पेज में अपन देख लेते हैं कि थोड़ा सा यहाँ वो अफ्रीका मरुस्थल से उड़ता है, ये वाला पैराग्राफ है, और नीचे एक पैराग्राफ है, मतलब 4-5 फैक्ट का एक पैराग्राफ है, नीचे 4-5 फैक्ट का एक पैराग्राफ, वो ये बताता है कि हमारा मरुस्थल 33 सागर का अवशेष है। फिर सामने मरुस्थल के बारे में थोड़ी जानकारी गिवन है। मरुस्थल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, मरुस्थल का मार्च वगैरह कैसे कहते हैं, मरुस्थल कैसे कैसे फैल रहा है, कितने % किससे फैलता है, मतलब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य वगैरह। तो ये हमारा सेकंड पेज हो जाता है। इसके अलावा थर्ड पेज क्या है, देखो 20 मिनट रिवाइज करेंगे, हो सकता है अपन 1 या 2 स्लॉट रिवाइज कर लेंगे। 4 स्लॉट है, चूंकि 3 स्लॉट लेने यार अपन हमें, तो हमारे पास 3 स्लॉट के लिए तो हमारे पास घंटा भरे, तो 4 ही स्लॉट है हमारे पास डिस्कस करने के लिए, है ना। तो एक स्लॉट को सब में डिस्कस कर लेंगे, लास्ट वाले में थोड़ा सा डिवीजन भी लेंगे। तो ऐसा करते हैं, फर्स्ट में अपन 2 स्लॉट डिस्कस कर लेते हैं, 2 को ब्लैक बोर्ड पे डिस्कस भी करेंगे, थोड़ा सा लिखे भी, और सेकंड वाले स्लॉट में एक स्लॉट डिस्कस करेंगे, सेकंड वाले सेशन में एक स्लॉट डिस्कस करेंगे, और लास्ट वाले में बचा हुआ एक कर लेंगे, और साथ में रिजल्ट भी ले लेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्लासिफिकेशन हो गया। अब इसके अलावा पेज नंबर 2 डिस्कस हो गया। पेज नंबर लास्ट में बताया हम क्या पढ़ते हैं कि ये 33 सागर वर्षा के बारे में पढ़ते हैं। पता है कि 169 शायद 169 ही 1883 में 73 में इतने दिन वर्षा होती थी, और फिर बाद में कुछ 69 दिन होने लगे। अब वर्तमान में तो 29 समथिंग कुछ है ना, वर्तमान में इतनी होती है। और इसके अलावा देखो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा मरुस्थल का जो हिस्सा ना, मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके बताऊं तो ज्यादा आसान हो जाएगा। ये राजस्थान का नक्शा समझो, ये मरुस्थल समझो, यहाँ बीच में 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा मरुस्थल को 2 हिस्सों में बांटती है, शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल, है ना। शुष्क मरुस्थल के पूर्व में 25 सेंटीमीटर है, अर्धशुष्क मरुस्थल के पश्चिम में 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर से इस तरफ बहुत ज्यादा, मतलब सघन मरुस्थल इस तरफ, इतना सघन मरुस्थल नहीं, ऐसा 25 सेंटीमीटर के इधर बहुत सारे सवाल। ये जो रेखा है ना, ये 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 हिस्सों में बांटती है, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा मरुस्थल को 2 हिस्सों में बांटती है। ये ऐसे कुछ वर्षा रेखा से जुड़े फैक्ट है। और यहाँ 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा दी कि 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में शुष्क मरुस्थल है, पूर्व में भी शुष्क मरुस्थल है, ऐसा करके कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके अलावा देखो आप मरुस्थल को रोकने के लिए क्या क्या उपाय कर रहे हैं हम। तो 94 से हम 17 जून को मरुस्थली दिवस मना रहे हैं ना, 17 जून से मरुस्थल दिवस मना रहे हैं। 95 से मनाना शुरू कर दिया हमने। 59 में हमने राज्य की स्थापना करी, आखिरी की स्थापना हम 83 में करते हैं भारत में, और राजस्थान में 88 में करी हमने, है।
और वनों को संरक्षित करने का काम करता है। आपकी फॉरेस्ट आ रहा है ना फॉर्म से एफ से, ये सारे इफेक्ट यहाँ पे ये होते हैं थोड़े छोटे बड़े, है ना। उसके बाद रन, टाटे, प्लायर, पोखर, ये क्या होता है। और इसके अलावा वल्ले क्या होता है, ढाल क्या होता है, थली क्या होता है, इर्ग क्या होता है, हमारा क्या होता है, ये सब बता चुके हैं। रिविजन कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ये अपना फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्लॉट यानी 3 पेज कंप्लीट हो गए। अब अगला स्लॉट यानी 2 स्लॉट पढ़ेंगे और थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे, जरा सा नोट डाउन करेंगे, देन सेशन फिनिश करेंगे। तो अगले स्लॉट में हमको क्या जानना है। अगले स्लॉट में हम देखते हैं, अगला स्लॉट हमारा इससे जुड़ा हुआ, शायद चित्रों से जुड़ा हुआ था। हाँ, अगले स्लॉट में ना अपन ये देखते हैं कि हमारा वो वाला स्लॉट है बालू का स्तूप। ठीक है, हम कहाँ तक पहुंचे। अभी मैंने आपको बताया ना कि लास्ट पेज में हम 3 पेज पढ़े ना, तो फर्स्ट में अपन मरुस्थल वगैरह, सागर अवशेष वगैरह और रन और टाट लाया। अगले में यही है, क्या है, 3 पेज हो गए हमने। नेक्स्ट 3 पेज कौन से, उस पर फोकस करेंगे। तो अगले 3 पेज में हमको बालू के स्तूपों की आकृति के बारे में बता रखा है, मतलब बालू के स्तूपों को बता रखा है। नेक्स्ट में बालू के स्तूप भी बता रखे हैं, बालू के स्तूपों से रहित इलाका है उसके बारे में थोड़ा सा बता रहा है। फिर सीधा अपन अर्धशुष्क इलाके पे आ जाते हैं, क्योंकि बालू का स्तूप युक्त, बालू के स्तूप मुक्त, ये दोनों तो शुष्क के। फिर अपन अर्धशुष्क को भी तो कवर करेंगे। तो फिर अर्धशुष्क पे आ जाते हैं। अर्धशुष्क को कवर करने के बाद फर्स्ट अपन बालू के स्तूप वगैरह और फिर अर्धशुष्क को कवर करने के बाद अपन है ना मरुस्थल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जानते हैं शायद यहाँ। फिर तो अपन लास्ट अरावली वाला सेगमेंट देखते हैं, देखिए, जिसमें है ना अपन ऊपर नीचे ऊपर कुछ फैक्ट देख लेते हैं। अरावली के बारे में क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ बालू का स्तूप एक पेज में पढ़ना है को। अर्धशुष्क मरुस्थल किससे पढ़ना है। फिर हमको चंबल के बारे में पढ़ना है। अर्धशुष्क मरुस्थल किससे कौन से, घग्गर और शिखंडी के बारे में पढ़ना है। तो ये नेक्स्ट 3 पेज समझ आया कौन से। देखो समय ज्यादा नहीं होना चाहिए, इस वजह से आपको 1 मिनट रुकना होगा, फिर अपन कंटिन्यू करेंगे। अभी तो चलो ठीक है, अभी 11:50 का समय हो गया है ना, 11:50 हो गया, तो 2-5 मिनट में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा नोट डाउन करके देन फिनिश करेंगे। ठीक है, तो इस वाले सेशन में ना अगला सेगमेंट देखो, जानते हो बालू के स्तूप कौन कौन से है। देखो यहाँ है ना बालोतरा में है, सूरतगढ़ में, सुजानगढ़ में है। एक ट्रिक थी यहाँ पे बढ़िया सी कोई, उससे हम लोगों ने ना वो स्थान याद करते जहाँ बालू के स्तूप पाए जाते हैं। एक ट्रिक थी शायद बी था उसमें, एस था उसमें, एक एल था, कल था, बस कल तक का वेट कर लो, ऐसे करके ध्यान रखोगे। ठीक है, और इसके अलावा बालू का स्तूप है ना मार्च जून में ज्यादा बनते हैं। अनुधेरी, अनुप्रस्थ है, और एक अर्धचंद्राकार वगैरह होते हैं, बरखान वगैरह होते हैं ना, और पैराबोलिक वगैरह होते हैं। ये कहाँ का बनते हैं, ये देखा हमने। अनुधेरी अनुप्रस्थ किनारी इलाकों बनते हैं, जैसे वार्ड में अनुधेरी वगैरह बन जाता है। अनुप्रस्थ बचे हुए जो किनारी वाले चीजें वहां पे है ना, और जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, शेखावटी में सिक्का में बनता है। अर्धचंद्राकार ज्यादा बताया, ये पता नहीं चाहिए कैसे होता है। अनुप्रस्थ अपने सर्पिलाकार होता है, अनुधेरी अपने ऐसे समकोण वाला होता है, और बरखान अपने अर्धचंद्राकार जैसे ही होता है, ऊपर से ऊपर नीचे थोड़ा सा मिटा दो तो अर्धचंद्राकार, लेकिन प्रॉपर अर्धचंद्राकार नहीं, अर्धचंद्राकार वाला है। फिर इसके अलावा पैराबोलिक सीपी आकृति महिलाओं की हेयरपिन की। इसके बाद इनको थोड़ा सा डिटेल से बता रखा था कि जो अनुधेरी है वो 10 से 20 मीटर तक, 50-60 मीटर तक ऊंचे होते हैं। इनके 3 प्रकार है, रेखी है, इनको बहुत सारे नामों से जानते हैं, देशांतर है, सीप है, पौनानुखी रेखी है ना, अलग है, ये सब इसके नाम थे। इनके 3 प्रकार है, उसमें से जो रेखी है वो बहुत ज्यादा, रेखी इन इलाकों में बनता है, ऐसा कुछ बता रखा था, है ना। 3 प्रकार है, तो सीप है, पौनानुखी रेखी है, और एक वनस्पति वाला है। इसके अलावा अनुधेरी के बारे में बता रखा था कि समकोण में बनता है, पुगल बीकानेर में बनता है, लूणगढ़ बीकानेर में बनता है, पुगल गंगानगर शायद, हनुमानगढ़ का भी कोई इलाका था, और पुगल बीकानेर था, और लूणगढ़ और कड़ी माता यहाँ बनता है। और फिर बरखान के बारे में बता रखा था, अर्धचंद्राकार आकृति है, बरखान सबसे ज्यादा हानिकारक होते हैं। और जैसे सभी तरह के बालू का स्तूप बहुत ज्यादा बालू का स्तूप, जोधपुर ग्रामीण में सभी तरह के बालू का स्तूप देख सकते हो। इसके बाद वापस से वही अवरोधी बालू का स्तूप है ना, ये अजमेर में सीकर में बनते हैं। और इसके अलावा बरखान तो बन जानते हैं, 10 से 20 मीटर ऊंचे होते हैं, और बरखान के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी। ये एक पैराबोलिक के विपरीत होते हैं, और एक सब्र काफी जो है ना छोटे छोटे यार्डन जो लहरदार होते हैं, और इसके अलावा एक है यार्डन, और एक पैराबोलिक तो नहीं है, एक देखो स से था, आ से था, और ए से था, नेटवर्क जो हमेशा बनते हैं, है ना, वो बालू का स्तूप नेटवर्क कहलाता है। तो यार्डन लहरदार नेटवर्क हमेशा बनने वाले, और सब काफी छोटे छोटे बालू का स्तूप, अवरोधी जो पेड़ पौधे अवरोध से बन जाते हैं। तो ये थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन हमने जानी। अब सेकंड पेज में आ गए अपन, थोड़ा फर्स्ट पेज में पढ़ते हैं इनके बारे में, बालू के स्तूपों के बारे में। सेकंड पेज में थोड़ा बहुत और देखते हैं बालू के स्तूपों के बारे में। फिर अपन है ना बालू के स्तूपों से रहित इलाके पे आ जाते हैं। लाठी से ज्वाला पोखरण से लगाकर मनोहरगढ़ तक, यहाँ चांदन एक कुआ खुद के पास में चांदन नलकूप कहते हैं इसको। सेज भी है यहाँ पे, सेज
जेड। इसकी फुल फॉर्म कुछ मिस हो रही है लेकिन बढ़िया से फुल फॉर्म में कुछ रिसर्च समथिंग कुछ इन्वेस्ट ऐसा ही कुछ। अगर एमसीक्यूज में आया तो अच्छे से टिक कर सकती है, इतना जानती हूँ। और इसके अलावा ना यहाँ के इलाके में कुछ और बातें भी, चांदन नलकूप वगैरह है और आकल फोसिल पार्क वगैरह है ना, ये सारी बातें मुक्त में है ना। बालू का स्तूप नहीं है, वहां की बातें। लाठी सिरेज है जमीन में, यह सारे चट्टानों से बनी के केशाकर्षण पद्धति, नमक बहुत ज्यादा पानी ये सब। इसके अलावा अर्धशुष्क इलाका, अर्धशुष्क इलाके के बारे में क्या जानकारी बताएं कि ये 50 सेंटीमीटर और अक्षा है ना। अर्धशुष्क इलाके के बारे में अर्धशुष्क इलाके के बारे में बता रखा था कि गंगानगर, हनुमानगढ़ ये अर्धशुष्क इलाका है। और अर्धशुष्क इलाके के 4 हिस्से हैं। अर्धशुष्क इलाके के शायद 2-3 और कौन थे बढ़िया से 4 हिस्से हैं। एक दो थोड़ा मिस हो रहा है अर्धशुष्क इलाके के बारे में, लेकिन 40 से जानते हैं घग्गर, शेखावटी, नागौर और धुनी वैसे। अब इनको पढ़ेंगे अपन, लास्ट में बस। तो देखो घग्गर तो अपने अन्यता कटोरा वगैरह और गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ वगैरह। और यहाँ बेसिकली इसके एक्सटेंशन दिशांतर विस्तार के बारे में था, लाठी, डांग और बग्गी, गंगानगर हनुमानगढ़ के इलाके को बग्गी कहते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन। यहाँ इंदिरा गांधी नहर है, खाली शारीरिकता की समस्या बहुत ज्यादा है यहाँ। इसके अलावा शेखावटी का इलाका, तो शेखावटी के इलाके में बीड़ घास के मैदान को कहते हैं और बीड़ घास के मैदान को शायद ढूंढाड़ कहते हैं और बीड़ा शेखावटी में कहते हैं, ऐसा कुछ। डांग करौली को डांग की रानी के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा जोहड़ है ना, कुएं को कहते हैं। और कुछ गड्ढे हैं यहाँ पनिहारी और उतरोना में। और नदी के बारे में कि मेंथा, खारी, रूपनगढ़ी सावर में गिरती है। और यहाँ कांकने नदी है शायद, कांकनी। और एक और नदी है मेढ़ा नदी, जिसमें सबसे ज्यादा मेढ़ा नदी के बेसिन में सबसे ज्यादा बरखान वगैरह पाए जाते हैं, है ना। तो शेखावटी में से ध्यान रखोगे जल स्रोतों से, नदी, कुएं, तालाब, नदियां, नदी हो गया, और कुएं, तालाब, गड्ढे, नदियां, इन चारों 5 पॉइंट से आपको है ना यहाँ थोड़ी कुछ बातें ध्यान रखनी है। और इसके अलावा इसके अक्षांश देशांतर विस्तार के बारे में भी था शायद। तो ये कुछ इसके अलावा 1-2 पॉइंट, तो ये कुछ हमने ना 2 सेगमेंट पढ़ लिया। इन 2 सेगमेंट को थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे, उसके बाद फिनिश करेंगे, ठीक है। तो हमने 2 सेगमेंट को रिवाइज करा। पहला वाला सेगमेंट तो अपना पहला अपने ना यहाँ तो अपने बालू का स्तूप वाला है, बालू का स्तूप है ना। और फर्स्ट सेगमेंट जो है ना अपने 33 सागर, इसको हमने कैसे ध्यान रखा था कि नक्शा है 33 सागर और खाली पानी की झीलें, 33 सागर प्लस अफ्रीका मुल्क का विस्तार है। मतलब इस तरीके से थोड़ा याद रखने चीजें को। 3 पेज पढ़ेंगे है ना, 3 पेज को ड्रॉ करेंगे। पढ़ तो सब कुछ है, थोड़ा सा माइंड में फीड करेंगे कि इस तरीके से पढ़ा। यहाँ पे हमने 3 पेज पढ़े है ना, देख तो सब कुछ गया, बस थोड़ा सा एक इमेज क्रिएट करनी है, क्या क्या पढ़ा हमने। तो शुरुआत में देखो यहाँ भारत का नक्शा, राजस्थान का नक्शा पढ़े थे, यहाँ कुछ फैक्ट है, यहाँ कुछ फैक्ट सब कुछ डिस्कस कर चुकी हूँ। इसके अलावा यहाँ क्या है, तो यहाँ है ना 33 सागर के बारे में कुछ बता रखा है। यहाँ अफ्रीका मुल्क का विस्तार, ये सब यहाँ 33 सागर के बारे में 2-3 बातें। 33 सागर का अवशेष नहीं है, हम 33 सागर का अवशेष है मुल्क। और यहाँ मरुस्थलीकरण के बारे में कुछ जानकारी, मरुस्थल का मार्च होता है, कुछ फैक्ट है कि मरुस्थल का मार्च क्या होता है, मरुस्थल का आगे बढ़ना क्या होता है, ये कैसे आगे बढ़ रहा है, मरुस्थल का मार्च किधर से किधर है, मरुस्थल का विस्तार कैसे से कैसे है। मरुस्थल है ना पश्चिम की ओर ज्यादा ऊंचा है, पूर्व की ओर ढलान पे शायद, हाँ ऐसा ही कुछ। और मरुस्थल के बारे में 1-2 फैक्ट है यहाँ, मरुस्थल का विस्तार कैसे हो रहा है ना, ये सब। और फिर लास्ट पेज है जिसमें अपन पढ़ते हैं 33 सागर ये सब और मरुस्थल के बारे में पढ़ते हैं। और फिर वर्षा के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ वर्षा के दिन कितने हैं, यहाँ और कुछ जानकारी, वही 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है ना। और यहाँ कुछ है कि मरुस्थल को रोकने क्या क्या उपाय है। तो मैंने आपको है ना एक थोड़ा सा फिगर आउट कर दिया। अब बालू के स्तूपों के बारे में पढ़ते हैं, तो यहाँ है ना सारे बालू के स्तूप किसी तरह देखने को मिल जाए। यहाँ कुछ फैक्ट है और यहाँ बालू के स्तूप जो भी पढ़े उनको डिटेल्स समझा रखा है, शुरुआती 2 का समझा रखा डिटेल से। यहाँ 2-4 फैक्ट बालू के स्तूप। और यहाँ वापस से बालू के स्तूपों को क्लियर किया गया है। यहाँ बालू के स्तूप रहित इलाके को, और यहाँ फिर अर्धशुष्क का इलाका शुरू कर देते हैं। अर्धशुष्क में सबसे पहले हमको घग्गर का इलाका पढ़ना होता है, फिर शेखावटी, और यहाँ पे भी शेखावटी, यहाँ कुछ चित्र वगैरह। तो इस तरीके से मैंने फिगर आउट करा है कि हमने इस तरीके से पढ़ा है। इससे पहले जो सेशन लेते हैं ना, अगर आप वो ज्वाइन करेंगे तो चीजें बहुत अच्छे तरीके से याद होगी। वो मैं आप तक अपलोड नहीं कर पा रही, बहुत जल्दी कोशिश करूंगी कि मैं एक और चैनल बनाऊं। 2 चैनल तो बना चुके, लेकिन उनकी आईडी कुछ होता ही रहता है। लेकिन हमको वापस से चलना होता है। जापानी कहा होता है कि 19 बार गिरे डजंट मैटर, लेकिन 20वीं बार आप किस हिम्मत से दोबारा उठ रहे हैं, ये सब ज्यादा मायने रखता है। तो ये था आज का सेशन, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, दिल से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।